नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSA कॉलेज भरतपुर। पिछले वीडियो में हमने BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक व्यवस्थापिका विषय पर चर्चा की, जिसमें हमने व्यवस्थापिका क्या है और व्यवस्थापिका की प्रमुख कार्य और शक्तियों को संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया था। आज हम इस वीडियो में उससे अगले भाग व्यवस्थापिका के पराभव अथवा पतन के क्या कारण हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। व्यवस्थापिका के पतन के संदर्भ में बहुत सारे विचारक विद्वान ये मानते हैं कि व्यवस्थापिका की शक्तियाँ और भूमिका उतनी सशक्त और मजबूत नहीं रही जितनी कि पूर्व में हुआ करती थी। वर्तमान में सरकार के दोनों अन्य अंग यथा कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जबकि व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास अथवा उसके पतन हो रहा है। इसके क्या कारण हैं, इनको हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। व्यवस्थापिका के पतन के प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण है सरकारी कार्यों में बढ़ती जटिलता और तकनीकी प्रकृति। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी के विकास के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक समस्याओं की प्रकृति अत्यंत ही जटिल हो गई है। अतः विधायिका से यह अपेक्षा की जाती है कि विज्ञान और तकनीकी की जो प्रकृति हुई है उसके अनुरूप विधायन हो सके, उसके अनुरूप कानून का निर्माण हो सके। व्यवस्थापिका के सदस्य चूँकि इस तकनीकी रूप से उतने योग्य, दक्ष और सक्षम नहीं होते हैं, अतः वो जटिल मामलों में निर्णय कर सकें। अतः परिणामतः वो क्या करते हैं, परिणामतः ऐसे मसलों को, ऐसे कानून निर्माण की प्रक्रिया में प्रारंभिक जिम्मेदारी या तो मंत्रियों पर छोड़ देते हैं अथवा मंत्रियों की अध्यक्षता में विशेषज्ञ जो अधिकारी होते हैं उन पर छोड़ देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यवस्थापिका की जो विधि निर्माण की जो शक्ति है उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है और कार्यपालिका और नौकरशाहों की शक्तियों में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है कार्यपालिका की कार्यभार की अधिकता और समय की कमी। 20वीं और 21वीं सदी के प्रारंभ से ही सरकार के प्रति जो जनता की अपेक्षा हैं, जो जनता की मांगे हैं, जनताओं को कार्य करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो आश्वासन देते हैं, उनके परिणाम स्वरूप राज्य कार्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है। और इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले सरकार की तुलना में जो अत्यधिक कार्य निष्पादन किया जाता है, वो कार्य निष्पादन में व्यवस्थापिका के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। परिणामतः व्यवस्थापिका के सदस्यों के पास उतना जो समय होना चाहिए व्यवस्थापन के लिए, उतना समय नहीं होता है। अतः वो या तो विधायिका के सदस्य सदन में अपेक्षित रूप से उपस्थित ही नहीं होते हैं, और कई बार तो ये स्थिति आती है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसको कोरम पूर्ति के लिए भी आवश्यक रूप से घंटी बजाकर बाध्य करने की आवश्यकता महसूस होती है। साथ ही कार्यपालिका के सदस्यों पर उनकी निर्भरता भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। परिणामतः कार्य की अधिकता और समय की कमी के कारण ही विधायिका की शक्तियों में पतन हुआ है या उसकी शक्तियों में अपेक्षाकृत ह्रास हुआ है। तीसरा कारण है प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था। केसी वियर जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि एक क्षेत्र में कार्यपालिका ने कार्य का एक बहुत बड़ा भाग अपने हाथ में ले लिया है और वह क्षेत्र है कानून या नियम बनाने का। कानून अथवा नियम बनाने का। प्रदत्त व्यवस्थापन की इस शक्ति के अंतर्गत विधायिका अपने कानून बनाने के मूल दायित्व को कार्यपालिका पर छोड़ देती है। इसके पीछे कारण अलग हों, चाहे कार्य व्यवस्थापन के कार्य की पेचीदगी हो, व्यवस्थापन के कार्यभार की बढ़ती जटिलता हो, तकनीकी प्रकृति हो या कार्यभार की अधिकता हो, समय की कमी हो, जो भी कारक हों, लेकिन व्यवस्थापन का ये कार्य कार्यपालिका के सदस्यों पर छोड़ने की प्रवृत्ति से प्रदत्त व्यवस्थापन को बढ़ावा मिलता है और इससे परिणाम स्वरूप विधायिका की शक्ति
विधायिका की शक्तियों में कमी आती है और कार्यपालिका की शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास होता है। नेक्स्ट बिंदु है, अगला बिंदु है दलीय अनुशासन। दलीय अनुशासन लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है, जो विधायिका की शक्तियों की अपेक्षा कार्यपालिका की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और विधायिका की शक्तियों में कमी करता है। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि विधायिका की शक्तियों का, विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो निश्चित रूप से कार्यपालिका में, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के में मंत्रीगण होते हैं। अतः जिस दल की सरकार होती है उसी दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है। परिणामतः प्रधानमंत्री वो सरकार का वास्तविक अध्यक्ष ही नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक दल का वो औपचारिक अध्यक्ष भी होता है और जिसका बहुमत व्यवस्थापिका में होता है। अतः परिणाम यह होता है कि दलीय समर्थन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से वो सब कुछ करा लेती है जो अपेक्षित रूप से एक विधायिका के रूप में उसको नहीं करना होता है। और कारणीय संसदीय शासन प्रणालियों में जहाँ विधायिका का नेतृत्व कार्यपालिका करती है, वहाँ ये प्रवृत्ति देखने को अधिक मिलती है। नेक्स्ट बिंदु है कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का विशेषाधिकार। सभी संसदीय शासन प्रणालियों में ये देखा जाता है कि सभी संसदीय प्रणालियों में यह कार्यपालिका को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अपने लोकप्रिय सदन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको भंग कर सकता है। राष्ट्रपति भंग करता है लेकिन सलाह प्रधानमंत्री की होती है। तो लोकप्रिय सदन जिसको भारत के संदर्भ में हम संसद के जो दो सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसका होता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को। अतः कार्यपालिका का जो ये विशेषाधिकार है, इससे परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर अपने इसी विशेषाधिकार या वर्चस्व के कारण अपना वो सब काम करा लेती है जो विधायिका के लिए उचित और अनुचित रूप से सोचने का विषय होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका की प्रधानता। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर वुड्रो विल्सन, जो कालांतर में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने और लोक प्रशासन के जनक भी हैं, उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यवस्थापिका की बनस्पत कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायिका के पास लगभग नगण्य शक्तियाँ, नगण्य क्या बहुत कम शक्तियाँ हैं। इसके कारण कार्यपालिका का जो प्रधानता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो प्रधानता है वो और बढ़ती जा रही है। विल्सन की जो 60 वर्ष पहले कही हुई बात जो आज 100% सही सिद्ध होती है। विदेशी संबंधों का संचालन का दायित्व विधायिका का यदा कदा होता है, कार्यपालिका ही निर्वहन करती है। विधायिका का प्रमुख कार्य होता है कि जो निश्चित या निर्धारित संधि हो जाती हैं, समझौते हो जाते हैं या कोई निर्धारण हो जाता है, नीति का निर्धारण होता है, उनको केवल अनुमोदन करने का कार्य ही विधायिका का रहता है। नेक्स्ट बिंदु है सकारात्मक राज्य का उदय। वर्तमान में नकारात्मक राज्यों की वजह सकारात्मक राज्य का उदय हुआ है, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। तो इन लोक कल्याणकारी राज्य में जनता के बहुमुखी विकास के लिए सरकारें अत्यधिक कार्य करती हैं। इन बढ़े हुए कार्यों की जिम्मेदारी, अधिकांशतः कार्यों की जिम्मेदारी या जनता सरकार की तरफ जो देखती है वो सरकार का अंग है कार्यपालिका। तात्कालिक बढ़े हुए उत्तरदायित्वों की पूर्ति व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं बल्कि कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। इसलिए कार्यपालिका की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि होती है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में अपेक्षित रूप से उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। अगला बिंदु है व्यवस्थापिका की कार्यप्रणाली का निर्धारण भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका का अधिवेशन कब बुलाया जाए इसका निर्धारण भी कार्यपालिका करती है। इतना ही नहीं बल्कि व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति, कार्यसूची का निर्धारण भी कार्यपालिका करती है। भारतवर्ष में राज्यों की विधायिकाओं के अधिवेशन की अवधि लगातार संकुचित हो रही है, छोटी हो रही है। तो इसका प्रमुख कारण कार्यपालिका के शक्तियों की वृद्धि का परिणाम है और इससे व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन हो रहा है। अगला बिंदु है प्रशासकीय न्याय प्रणाली। वर्तमान में हम कार्यपालिका न केवल प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से विधि निर्माण का कार्य करती है
बल्कि प्रशासकीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था ने भी कार्यपालिका को न्यायिक क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली किया है, अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की है। पिछले पिछले बिंदु में हमने ये बताया है कि प्रत्यायोजित विधान की बढ़ती व्यवस्था ने विधायिका की शक्तियों को विधायिका की शक्तियों में कम मतलब विधायिका की शक्तियों में कमी आई है, वहीं कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। और इसी प्रत्यायोजित विधान के साथ साथ प्रशासकीय न्याय प्रणाली ने भी कार्यपालिका की शक्तियों को न्यायिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि की है और विधायिका के क्षेत्र में कमी की है। विधायिका की शक्तियों में अपेक्षित रूप से कमी हुई है। लॉर्ड हिवार्ड ने अपनी पुस्तक न्यू डिस्पोजिम में एक नवीन निरंकुशता का संकेत इसी कार्यपालिका की इसी नवीन निरंकुशता का संकेत भी दिया है। अगला बिंदु है व्यवस्थापिका के योग्य सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान। भारत जैसे संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका के जो योग्य सदस्य होते हैं, प्रतिभाशाली सदस्य होते हैं, सक्षम होते हैं, जो दल के हिसाब से जो सदन का विधायिका का नेतृत्व करते हैं, उनको कार्यपालिका में स्थान दिया जाता है, उनको मंत्री बनाया जाता है। परिणामतः क्या होता है कि विधायिका का उचित नेतृत्व नहीं रहता और विधायिका का हर सदस्य अपने निर्णय के मामले में कार्यपालिका की ओर देखता है और कार्यपालिका की मनमर्जी चलने लगती है। परिणाम यह होता है कि कार्यपालिका आज जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में ही नहीं रहती, बल्कि विधायिका के सारे सदस्य या ये कहें योग्य सदस्य जो सक्षम हैं, दक्ष हैं, जो जो सदन को नेतृत्व देने की काबिलियत रखते हैं, वो कार्यपालिका के सदस्य के रूप में जब कार्य करते हैं तो विधायिका के अन्य सदस्य भी कार्यपालिका की तरफ ही देखते हैं। और अंतिम बिंदु है कि कार्यपालिका के उत्तरोत्तर कार्यों में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में कार्यपालिका के कार्यों में आज हम जैसे जैसे सकारात्मक राज्य की बात करें या प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से बात करें या दलीय अनुशासन के माध्यम से बात करें या सरकार की विधायिका के सदस्यों के कार्य करने की तकनीकी क्षमता योग्यता के आधार पर बात करें या समय अभाव के आधार पर बात करें, तो इन उत्तरोत्तर कारणों से कार्यपालिका के सदस्यों में कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि भी हो रही है। परिणामतः कार्यपालिका के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि से अन्य जो सरकार के जो संगठन हैं, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, उनकी शक्तियों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है या उनकी शक्तियों में पराभव हो रहा है, उनका पतन हो रहा है। तो उसका कारण है एक अंग का अधिकाधिक शक्तिशाली होना। लेकिन संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाएं देश की एकता का केंद्र होती हैं, राष्ट्रीयता का प्रतीक होती हैं, शिकायतों को निस्तारण करने का एक मंच होती हैं, सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का एक तंत्र और साधन होती हैं। आज भी हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हम जनता की आवाज़ और जनमत के निर्धारण का एक माध्यम मानते हैं और ये भी अपेक्षा करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को संवारने का, उनको विकसित करने का, जनता की लोकतांत्रिक मान्यताओं, भावनाओं को, उद्गारों को व्यक्त करने का माध्यम व्यवस्थापिका के रूप में हमारे पास वर्तमान में भी उपलब्ध रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि व्यवस्थापिका अपने पुरातन स्थिति में और अधिक शक्तियों को एक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संजोते हुए कार्य करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।